आपका क्या ख्याल है? झूठ नहीं बोल रही, लेकिन सब कुछ बता भी नहीं रही। वक्त ज़ाया कर रही है। ये स्टेफान के एजेंट को जानती है, बता नहीं रही। अभी इसे न ले जाओ, मैं खुद इससे बात करना चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जा सकती हूँ? तुम्हारी तबीयत ठीक है, सिर्फ थोड़ा डर गई हो। हम ईरानी कहते हैं कि न चोरी करो न डरना पड़े। क्या आप ये बताएंगे कि मैंने क्या चुराया है? मालूमात। जब कोई झूठ बोलता है यानी वो सच को चुरा रहा है। तो अब आप गुड कॉप का किरदार अदा कर रहे हैं? अगर अगले 48 घंटों तक हमें स्टेफान और इसके एजेंट्स के बारे में मालूमात हासिल न हुई तो मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ कर आऊंगा। तो आप जबरदस्ती करना चाहते हैं? जब मेरे पास मालूमात ही नहीं है तो फिर आप क्यों इसरार कर रहे हैं? तो तुम जाकर अपने सेल में बैठो, हम किसी न किसी तरह उन तक पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं कि तुमने सच कहा था या झूठ। मैं किस तरह से साबित करूं कि जो बताया वो सच था? कह दिया है कि झूठ सच जांचने की मशीन यहाँ ले आए। अदालत के नुमाइंदे के सामने उसे तुमसे लगाएंगे और अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो फिर मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। तेहरान के शिमाल में घर का एड्रेस बताती हूँ। उसका ताल्लुक ईरान में स्टेफान के एजेंट के ठिकाने से है। ये घर रहने के लिए नहीं है, मिलने के ठिकानों में से एक है। सब्र करना पड़ेगा ताकि उनमें से कोई वहां नजर आए। नहीं मालूम, शायद एक दिन, शायद 10 दिन या और ज्यादा। उस गली में कोई दरख्त भी है? मशरक से मगरिब की सामत में दरख्त है, उस तरफ कोई दरख्त नहीं। घर का दरवाजा कैसा है, लोहे का है या लकड़ी का? आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? इस नक्शे की मदद से आप बड़े आराम से उस घर तक पहुंच सकते हैं। शक मत करें। शक नहीं कर रहा, एड्रेस बिल्कुल ठीक है। मैंने गलती की जो शुरू में ही हकीकत आपको नहीं बताई। अब आपको मेरी सही बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। काम करते करते हमें कई साल गुजर चुके हैं। पूछगछ के वक्त ऐसे फरीमों के बारे में हमने बहुत सुना है। दहशतगर्द घर के एड्रेस को बड़े अच्छे से याद करते हैं और इसके जरिए वक्त हासिल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इनकी तरह। कहते हैं कि मुमकिन है कि टारगेट अभी फौरन ही वहां पर ना आए। आदरियाना साहिबा, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। बहुत अच्छा, अब बहुत हो गया।
क्या हुआ? तुम्हें यकीन है कि यही जगह तुमसे है? कहा था ना कि गाड़ी के अंदर बैठो, कहा था या नहीं? खत्म हो गया? अभी तो शुरू हुआ है। आ गए? जाहिर है कि आएंगे। ऐसे सारों को बड़ा शौक होता है कि एक दिन बड़ा नुकसान उठाएं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम बस हर वक्त मुझ पर तंज किया करो। मैंने तो तुमसे मजाक किया था बाबा। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं। अरे भाई 3 होंगे तो ज्यादा अच्छा है, ये कायदे के लोग नहीं हैं। वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। अब तक मैंने कुछ और किया है? हमेशा यही तो होता आया है। नाराज हो जाओ, जाकर अपने अबू के पास सीईओ बन जाओ। माफिया बोलिए। माफिया एक बहुत ही मुनज़्ज़म तंजीम का नाम है, एक बहुत ही खुफिया नेटवर्क, एक पेचीदा तंजीम। यहाँ तक कि एक हुकूमत, अलबत्ता एक कातिल हुकूमत, एक दहशतगर्द हुकूमत, इंसानों और असलाह की स्मगलर। अक्सर इस तरह के माफिया मनशियात की तरसील भी करते हैं। मनशियात की इस पैदावार, ट्रांजिट और तकसीम से हासिल होने वाला मुनाफा बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ इस नेटवर्क के मुख्तलिफ अफराद के बीच तकसीम किया जाता है, और चूंकि इसका शुमार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सरवत में होता है, लिहाजा सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। बाकी रह जाते हैं वो घर और ख़ानदान कि जो दौलत की इस तकसीम की बदौलत बेकर कर रह जाते हैं। अच्छा, मनशियात के माफिया की खुसूसियात। इन तमाम तंजीमों से वाबस्ता मुजरिम गुरोहों की दर्जाबंदी की जाती है। असल में उनके महफूज रहने का सबब उनका यही ग्रुपिंग का तरीका है। अलबत्ता इन तंजीमों का एक हिस्सा, इसका काम ही ये होता है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हिफाजत करे कि कहीं कभी अंदरूनी या बैरूनी तौर पर नुकसान से दोचार ना हो। अच्छा है, ऐसा क्या होता है कि एक इंसान को नशे की ज़रूरत महसूस होती है? जब तक इस बात की जड़ तक न पहुंचे, इसका कोई राय हल निकालना नामुमकिन है। जब तक हम इन तमाम वजूहात को सही तरीके से जानकर उनका हल नहीं निकाल लेते, माफिया है और रहेगा। खुद उसी के लिए बेहतर था। कल उठकर हमारे लिए कोई मसला नहीं खड़ा करेगा। मामला सेट हो जाए तो चले जाना। क्यों इस तरह मुझे देख रहे हो? चलो।
अलबत्ता सर, मंशियात के माफिया की एक और खसूसियत उनकी मुस्तकिल मिजाजी है, यानी माहिराना और मुनज़्ज़म और पूरी तवज्जो के साथ काम करते हैं। चूँकि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा ये सर्किट कभी भी नाकाम नहीं होता। यही वजह है कि मुमकिन है कोई तंजीम काफ़ी लंबे अरसे से काम चला रही हो। धमकी और तशद्दुद के जरिए लेटिन अमेरिका के बड़े बड़े कार्टेल्स भी हत्ता सियासतदानों को भी मौत की धमकी देते हैं, बगावत पर उतर आते हैं, यहाँ तक कि नुमाइंदा या वजीर आजम का भी तयन करते हैं, जैसे पाब्लो एस्कोबार, जो कि कोलंबिया की पार्लियामेंट में जा बैठा। अलबत्ता मंशियात के तमाम गैंग्स के दरमियान मुश्तरक चीज़ उनकी मनी लॉन्ड्रिंग है। माफिया के तमाम गिरोह अपने पैसे और उसके जरिए वाइट करना चाहते हैं। महफूज जगहों पर सरमायाकारी करते हैं, जैसे होटलों में, फुटबॉल टीमों में, ऐसी जगह के जहां पर इनके पैसे का सुराग न लगाया जा सके। इस काम के लिए बाज़ औक़ात सियासतदानों का भी रुख करते हैं। काम की बिल्कुल वाज़ेह और दुरुस्त तकसीम। असल में वो हमेशा अपने गुनाहों को धोने की फ़िक्र में रहते हैं। वही कि जो खुद से कहते हैं कि हिसाब बेबाक करना, वो ये काम इसलिए करते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। इन तंजीमों में सब के काम मुशख्खस हैं, अलबत्ता वो लोग अपने अफराद को आगे बढ़ने के मौके फराहम करते हैं। इस तरह इनसे इनकी हौसला अफजाई भी होती रहती है। माफ़ कीजिएगा, मैं जवाब देने पर मजबूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जानिसारी साहब। गोलियों को खेल अब खत्म हुआ। यानी क्या यानी खत्म? ये कि अब इस पर मजीद काम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन क्यों? वो तो ओज पर था इस वक्त इम्तिहानों के बीच। तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये सब सिर्फ तुम ही समझ सकते हो? भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अगर तुम जानते हो तो मुझे बता दो। वही है जो मैंने अभी कहा है। तुम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहते हो, तुम्हें तो कहा गया है इसीलिए कह रहे अगर हो। मैं बात मानता हूँ तो तुम भी बात मानो। लेकिन क्यों अच्छे खासे पैसे से हाथ तुम धोले? तो इस तरह कह रहे हो कि जैसे तुम ही सब कुछ हो और सारा पैसा तुम्हारी जेब में भाई जाता मैं है। किसी काम का नहीं हूँ, उसका पैसा भी मेरी जेब में नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जब एक गोलियों की जगह दरामद का रास्ता तलाश किया है, एजेंट को भी ढूंढ निकाला है। आखिर कैसे? रास्ता तो बहुत ही महफूज था। अब नहीं है। तो अब क्या होगा? रामीन, तुम तो दिमाग ही खा जाते हो। जितना तुम्हें बता रहा हूँ तुम पूछते ही जा भाई रहे हो। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? पूछते हो। नहीं पूछूंगा। अगर पूछ भी लिया तो क्या हो गया? मेरे दोस्त हो, मेरे पड़ोसी थे, क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रखना चाहिए? तुम मेरे भाई की तरह हो। अजीब हो तुम भी, मेरे भाई की तरह हो। तुमसे इसलिए पूछता हूँ कि कुछ सीख सकूं। जानता हूँ कि उन्होंने तुमसे कहा है कि मुझे कुछ ना बताओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि महफूज रास्ता मिलने तक गोलियों का काम नहीं करेंगे। एफेड्रीन का रास्ता तो भी महफूज है। वही एफेड्रीन के जो आती है अपना माल खुद बनाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। पहले की तरह तुम ही अब सबके बॉस हो। भाई नौकर हूँ तुम्हारा, मजाक कर रहा था। जो तुम कहोगे वही होगा बस। जब तक इतला ना दूं कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। गाड़ी को यहीं पे छोड़ दो, उंगलियों के निशान और ये सब साफ करो। चलो फिर मैं निकलता हूँ। चलता हूँ। खुश आमदी। मैं देर से आया हूँ या तुम? अब तो सही वक्त पर आए हैं। हमें देर से इत्तला मिली। हम जब तक पहुंचे तो मामला हाथों से निकल चुका था। ये काम भी किया जा चुका था हाईवे के साथ। लेकिन ये देखिए, गोली बहुत ही नज़दीक से मारी गई। इससे जाहिर होता है कि कातिल जाना पेशाना शख्स था। मकतूल बेखबरी से मारा गया। 2 लाशें वहाँ पर मिली हैं कि जिन्हें मकतूल के असले से काफ़ी दूर से गोली मारी गई है। काफी बारीकबीनी से काम किया है। बहुत शुक्रिया।
मैंने कहा कि ज़रा यहाँ आकर एक नज़र डालो। अलबत्ता ये मत कहना कि अपने स्टूडेंट्स के साथ तहक़ीक़ के लिए 1 महीने का वक्त लगेगा। अनसुना कर देता हूँ। मुझे इन गोलियों के बारे में कुछ नई मालूमात हासिल हुई हैं। समझ में आया कि यूरोप और ईस्ट एशिया की बाज़ लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत ही मरगूब इब्तदाई मवाद के ज़रिए बनाते हैं। इस इंटरनेशनल नेटवर्क के ज़रिए पता चला कि ईरान में भी बाज़ लोग इस तरह की गोलियां बना रहे हैं। अलबत्ता इन गोलियों को बहुत सारे फालतू और बेकार माल के ज़रिए बना रहे हैं, जैसे कि गोंद और एसिड और सीसा और इस तरह की चीज़ों से। हम जानते थे कि कहीं मिलने वाले हैं। जैसे ही हमें उस जगह का इल्म हुआ हम निकल पड़े, लेकिन देर हो गई थी। जाली है, चकमा दे गए। ये माफिया का हिसाब बेबाक करने का अंदाज है। तुम बरसों से इन जैसे लोगों की नफ्सियात पर काम कर रहे हो। तुम्हारी राय क्या है? ये सब कुछ बहुत बनावटी और नुमाइशी है। तो फिर इसे देखो, ये असली गोलियां हैं, वो भी इनमें से कुछ जिन्हें बेचने के लिए लाए थे। ये उसका जाली सैंपल है। ये फिर भी इनका जाहिर है। लेबॉर्ट्रीज के एनालिसिस में इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये असली है और ये नकली है। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी बोलो, जाना है। नवीद मेरे भाई, मैं आज एक काम में मसरूफ था। तुम्हारी कसम बड़े जिगर गुर्दे वाला काम था। बढ़ाओ मत बढ़ाओ। अब क्या हुआ? जान हथेली पर रख ली है मैंने। फरहाद को अगर इस बारे में पता तुम चल गया जानो तो उसके तुम्हारा बाद काम। खबर क्या है? गोलियों का काम बंद कर तो दिया। क्या गोलियों का काम भी करते हैं? जाहिर है, तभी तो है कह और रहा हूं। अगर बगर लेकिन कुछ नहीं। ठीक ठीक से बताओ क्या है। ठीक ही तो बता रहा हूँ भाई। उनका काम इंडस्ट्रियल ड्रग है, कोई ये सड़ा हुआ मंशियात का काम नहीं जो घर में गैस के चूल्हों पर बनाते हैं। तुम्हारी लाई हुई खबर किसी काम की नहीं। सोना चांदी भी हो तो मुझे नहीं चाहिए। सीधी बात नहीं करते तुम। मुझे यही अंदाज तो अच्छा लगता है, यही यही तुम्हारे बास बनने का अंदाज। हम दोस्त है भाई, हम दोनों ढूंढ ढांड कर इस गैर कानूनी काम में आए हैं। अब जरा मेरी तरफ देखो, तुम तो मुझे अहमियत ही नहीं देते। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए कि नौकर नहीं हो, कोई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ख्याल रखता है। मेरे साथ भी कोई ऐसा होता तो इस वक्त ये ना होता। तुम किसी काम के लायक तो नहीं। वो पकड़े गए, उनका गोलियों की दरामद का रास्ता भी खत्म हुआ। अजीब है, मैंने खबरों में देखा था। क्या दूसरा माल के लिए भी कोई रास्ता है? भाई अब बहुत बातें हो गई हैं, हमने कुछ तय किया था ना। हमारी डील है अपनी जगह पर, लेकिन पहले मुझे ढंग से उस सब के बारे में बताओ। ये जो सब तुम बता रहे हो ये सब तो सुबह से रात तक खबरों में आता रहता है, लेकिन पहले कुछ सही मालूमात उन्हें देनी होंगी, फिर तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। अबे वो शहजादे, मैं भाव नहीं बढ़ा रहा हूँ, तुम भी वहीं वादा खिलाफी मत करो। तुम भी और तुम्हारे ऊपर वाले भी सब जानते हैं कि मैंने कितनी मुफीद मालूमात दी हैं, ताज़ा तरीन। ठीक है, तो फिर तुम सब्र करो, ये ताज़ा तरीन मालूमात जाकर उन्हें देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये जो बताया है इसी में बहुत सी मालूमात हैं। जितना वक्त गुजरता जाएगा खबरें बासी होती जाएंगी, कुछ नया होने वाला है। अगर ताज़ी खबर चाहिए तो हमारी डील अपनी जगह मौजूद है। इस किस्से में एक पैगाम है। यकीनन वो लोग जो मनशियात के काम में है जानते हैं कि वो जो मारे गए हैं वो जाली गोलियां बाजार में सप्लाई कर रहे थे। इनके मरने की खबर फैलते ही बाकियों को भी ये समझ में आ जाएगा कि नकली गोलियों को बनाने की कोशिश न की जाए। इनका कत्ल यानी बाकी ये जान ले कि
मंशियात का बाजार हमारा है। यानी हम इतने संजीदा हैं कि धमकी वमकी नहीं देंगे, बल्कि सीधे सर पर गोली मारकर उसे उड़ा देंगे। कुछ लोगों ने बाजार में जाली मंशियात की पैदावार और तरसील का काम शुरू किया ताकि पैसा कमाए, लेकिन मारे गए। वो भी इतनी जिल्लत के साथ कि उन्हें जाली पैसा दिया गया और उनका माल भी वहीं छोड़ गया। ये पैदावार और तरसील के गेंगों का तरीका है ताकि एक दूसरे के साख को ख़राब किया जाए और अपनी बड़ाई को कायम रख सकें। क्यों ये सब उनके लिए इतना अहम है कि इस तरह के ड्रामे करते हैं? वो मिलकर भी काम कर सकते थे, पैसा बना सकते थे। सारिफीन भी जब तक कि समझते कि माल नकली है तो वो कब को पैसा लेकर उड़ चुके होते। अब जाकर मेरी बात समझे हो। ये बात सिर्फ पैसे और डिमांड और सप्लाई की नहीं है। जिन्होंने ये सब ड्रामा किया है वो कहना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे असली काम को नुकसान पहुंचाया है, हम भी मार्केट किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे। और हाँ, हमें भी बताना चाहते हैं कि वो लोग जाली माल बनाने वालों में से नहीं है। ये दिखावा उनके लिए ज़रूरी था। उन्हें ये दिखावा करने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे ये भी बुरा नहीं लगेगा कि हर एक दूसरे की दुश्मनी में एक दूसरे को खत्म कर दें। लेकिन मैं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। मेरे ख्याल में ये साबित करना चाहते हैं कि मैं टॉप लीडर हूँ। किसमें टॉप लीडर बनना चाहते हैं? लोगों के बच्चों को बर्बाद करने में। पिछले साल 1200 लोग मनशियात के इस्तेमाल की वजह समझ चुके हैं। जितने भी इस काम में हैं सब के सब अव्वल नंबर पर हैं, कोई भी किसी से पीछे नहीं। जाके उस आदमी को ढूंढो, जवाब उसके पास है। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, वो अपने आप को दिखाना चाहता है, बेहतरीन बनना चाहता है। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि ऐसा ना होने दें। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक घर वाले अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रखेंगे, कोई भी माफिया उनके हाथों में माल नहीं पकड़ा सकता। एक बार फिर आर्याना की गिरफ्तारी से पहले की बातों को सुनो। देखो कि कहीं वो स्टेफन के बारे में इशारे में कोई बात तो नहीं करी। वो झूठ बोलने में माहिर है। मुझे तो शक है कि स्टेफान नाम का कोई वजूद भी है जब वो 2 जाली एड्रेस तेहरान और समंदर के लिए दे सकती है। मेरे ख्याल में तो वो वक्त ज़ाया कर रही है ताकि उसकी मालूमात को मिटाया जा सके। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी गिरफ्तारी से पहले की बातें सुनो। वो नहीं जानती थी कि पकड़ी जाएगी। शायद इसमें कुछ काम की बात मिल जाए। क्या कहूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह वाह, खुश आमदीद। मैं घर जा रहा था तो सोचा कि यहाँ का चक्कर लगा लूँ, शायद आर्याना के बारे में किसी नतीजे पर पहुंच सके। इत्तेफाक से हम अभी उसी की बातें कर रहे थे। मुमकिन है उसने वो सब झूठ कहा हो, लेकिन यूरोपियन स्ट्रेटजी के बारे में उसकी मालूमात काबिल गौर हैं। समझ रहे हो, अगर वो दुरुस्त हुई तो हम खतरनाक मरहले में दाखिल होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तुमने क्या होलिया बनाया हुआ है? कल पार्क में एक शख्स माल बेच रहा था, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। तो तुम्हारा उनसे झगड़ा हुआ? मुझे वो जहाँ कहीं भी मिलेंगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। एक भी कम हो तो बेहतर है। तुम्हें लगता है कि इस तरह उनके शर से हमेशा के लिए बच जाएंगे? अहम नहीं कि क्या होगा, अहम यह है कि वो समझ ले कि एक इंसान का दिल उसके दोस्तों के लिए कितना जलता है। ये सब उन्हीं के जैसे हैं कि जिन्होंने उनकी जिंदगियां बर्बाद की हैं। तुम्हारे ख्याल में ये रिटेलर्स असल कसूरवार हैं? तो और कौन है? यही सब तो हैं। कौन बनाता है, कौन लाता है, कौन बेचता है, कौन खरीदता है? आप इस मसले को इतना गुंजलक कर देते हैं कि आप खुद भी इसे हल नहीं कर सकते। आप इन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते? ये इतनी आसान बात नहीं है। इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है कि इस तरह मारपीट के हल निकाला जाए। जितना भी उन्हें पकड़ेंगे
फिर भी उनकी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से शुरू करूंगा। शुरू करना है, खुद से शुरू करो। आ जाओ। जो कुछ भी जानते हो वो इस कागज़ पर लिख दो ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि उनमें से कौन सा यहाँ काम आएगा। यहाँ पर काम करने वाले तमाम लोगों ने मनशियात के खिलाफ काम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। तुम भी अपने दोस्तों के साथ पेश आने वाले हादसे की बिना पर अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा दो। मैदान में जाओ रजा, मैदान में। ये सब क्या है? हाँ हाँ, क्यों मैं जितना भी तुमसे कहूँ तुम अपनी ही करती हो? क्या तुम यहाँ नशा छोड़ने के लिए नहीं आई हो? क्या तुमने अपने घर वालों से वादा नहीं किया था? मरजान, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? इसकी क्लास फेलोज में से एक ने कहा था कि इसके पास ग्रास है। अगर कोई शख्स अपने साथ नशा रखता हो तो उसे तर्क नहीं कर सकता। यहाँ पर क्यों आती है ये? उसने हीरोइन तो छोड़ दिए, लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों के कवानीन को पढ़ा तो देखा कि वहाँ ग्रास पर पाबंदी नहीं है। कहती है कि यहाँ तो सिर्फ जवानों के हाथ पांव बांधना चाहते हैं। मैं हंगरानी साहब से कहता हूँ कि इन दौलतमंद अमरीकियों की एक लिस्ट बनाए कि जो मेरी जुआना की तिजारत के जरिए कमा रहे हैं, ताकि इसे कॉरिडोर में लगाया जा सके। उसे नशा करने का एक और बहाना मिल जाएगा। तुम इतनी मायूसकुन बातों के साथ बाकियों को किस तरह से उम्मीद दिलाओगी? मेरे हाथ में नहीं है अब्बू जान। एक इंसान क्यों आखिर अपने ही हाथों अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता है? डॉक्टर अदीब ने दोबारा फोन किया था। मैं अपनी बात उनसे कह चुकी हूँ। इस बारे में ज्यादा सोचो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अब तक बहुत से पासवर्ड डिकोड नहीं हुए हैं। अगर एक लैपटॉप मुझे मिल जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। मेरे साथियों का मानना है कि तुम अच्छी हो और दिलचस्प कहानियाँ सुनाती हो, लेकिन तुम्हारे पास उनकी कोई दलील नहीं होती। मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कहना चाहते हैं। मोहतरमा, आप या तो हमसे झूठ कह रही हैं या फिर सच में आपको हकीकत का इल्म नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि यूरोपियंस ने मनशियात के छोटे और बड़े गैंग्स के जरिए ऐलान करवाया था कि हम पाक यूरोप चाहते हैं, अपना धंधा किसी और जगह ले जाएं। क्या ये कोई बाहमी डील थी? इसके बदले क्या वादा किया था? ये कोई ऑफिशियल या कानूनी डील नहीं थी। इस तरह के मामलात उमूमन धमकियों पर तय पाते हैं। यानी अगर कोई फरीक वादा खिलाफी करे तो फिर वो जिंदा नहीं रहता। तुम्हें इसीलिए डर है कि कहीं वापस यूरोप न भेज दें? उनका पैगाम मुझे भी मौसूल हुआ था कि मनशियात की पैदावार और तरसील का काम यूरोप में ममनू है। अलबत्ता उन्होंने हमारे काम ना करने की कीमत दी थी। कहा कि मनशियात के इब्तदाई मवाद कहीं और ले जाकर बनाओ और वहीं पर बेचो, लेकिन उसका टैक्स हमें देना होगा। लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया।
उनका इब्तिदाई मवाद मुख्तलिफ जगहों पर जैसे ईरान में लेकर आई, माल बनाया और उस माल का कुछ हिस्सा यूरोप बेच दिया ताकि इसे अच्छी कीमत पर बेच सको। और अब डर रही हो कि वापस जाओगी और इस गैर मकतूब डील की खिलाफ वर्जी के जुर्म में सजा याफ्ता करार पाओगे। हाँ, उन्होंने भी आप लोगों की तरह सोचा भी ना था कि एक औरत इतनी अक्लमंद निकलेगी कि उनको धोखा दे सके। सिर्फ इतना नहीं जानती कि उन्होंने खुद मुझे क्यों नहीं पकड़ा और अब आपसे चाहते हैं कि मुझे उनके हवाले कर दें। तो फिर जाहिर है कि तुम इस मैदान में पक्की नहीं हो। 3 महीना पहले एक नंबर हमें दिया है कि ईरान से इस नंबर के ज़रिए अमेरिका में एक कोकीन के नेटवर्क को कॉल की गई है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये नंबर तुम्हारे नेटवर्क का नंबर होगा जो अमेरिका में भी मौजूद है। जब वो समझे तब तक देर हो चुकी थी, तुम ईरान पहुंच चुकी थी। अब वो इस बात से परेशान है कि कहीं तुम हमें उस डील की सारी तफसीलां बता दो और इसीलिए उनका इसरार है कि तुम्हें जल्द अज जल्द उनके हवाले किया जाए। बहुत दिलचस्प है। वहां जाऊंगी तो मुझे मार डालेंगे, यहाँ रुकूंगी तो आप लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। बस जाहिर तो मैं बंद गली में हूं, तो अब मैं अपना वक्त क्यों इनके साथ जाया करूं। हमेशा निजात का रास्ता होता ही है। पाक यूरोप के मुकाबले में आलूदा मिडल ईस्ट की स्ट्रेटजी का फरीज़ा तो हमेशा से हमारी मेज़ पर मौजूद था। अहम यह है कि किस तरह से इस फर्जिए को साबित किया जा सकता है। दुनिया के दूसरे बड़े मुनाफा बख्श काम यानी मनशियात के कारोबार का मुनाफा अपनी जेब में रखते हैं बगैर इसके कि उनके अपने लोग ख़राब हों। इसे कहते हैं बगैर किसी नुकसान का सौदा। ये भी तो सिर्फ एक नजरिया है। कुछ ऐसी मालूमात दो कि जिसके जरिए हम इस फर्जिए को साबित कर लेकिन सकें। मेरा इस फर्जिए में क्या काम है अगर कि तुम्हें छुटकारा चाहिए तो इसका राह हल भी तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। आपने डिलीवरी कंट्रोल के कानून पर दस्तखत किए हैं, यानी आपने खुद पर लाजिम किया है कि आपकी नज़ारत में ये ट्रांजिट होगा। ये बैनुल अक़वामी कानून है 1988 के कन्वेंशन के तहत। तो फिर फ़र्ज़ करें कि आपको मालूमात मिली है कि तय हुआ है कि बैनुल अक़वामी स्मगलरों के ज़रिए एक खाम माल का ट्रक तामीराती कामों के रंगों को लेकर ईरान के मगरब से दाखिल होगा ताकि मशरिक़ से निकल कर पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान जाए। आप भी उसका जब तक कि वो मकसद तक नहीं पहुँचे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तय यह है कि वहाँ पर वो ईरान के माल की पैदावार का नेटवर्क बनाए। आप उसके हिफाजत के साथ आने जाने देते हैं या जाने बगैर कि इस हज़ारों किलोमीटर के फासले में दरवाजे खुल चुके हैं, सील तोड़ी जा चुकी है और इब्तिदाई खाम माल सब का सब ईरान में खाली हो चुका है और ट्रक इसी तरह अपने रास्ते पर चलता रहेगा। ट्रक अपने रास्ते पर चलता रहेगा। क्या मैं इस बात की उम्मीद रख सकती हूँ कि मुझे हवाले नहीं किया जाएगा? इन पासवर्ड्स को डिकोड करो, हमें इस्तीफान तक पहुंचाओ। ये पहली बार नहीं है। हमेशा उनके पास जिम्मेदारी को कबूल न करने का एक बहाना होता है। हमें सब्र करना होगा ताकि डिलीवरी के साथ खुद इस्तीफान तक पहुंच जाए। अगर मेरा हाथ इस थ्योरी के बनाने वाले तक पहुंच जाए ना, तो दुनिया में जहां भी हो उसे नाबूद कर दूंगा। लेकिन मैं इसके बरखिलाफ, मेरा दिल चाहता है कि उसके सामने बैठूं, उससे सवालात करूं। तो फिर बेहतर है कि मैं उसे जल्द अज जल्द ढूंढ निकालूँ ताकि बैनुल अक़वामी नेटवर्क से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकूँ। वो लोग जिनके जहन जहरालूद होते हैं उन्हें लेबॉर्ट्री ले जाना चाहिए और तरियाक हासिल करना चाहिए। पहले स्टेफन को ढूंढ लें, फिर उसके हवाले से फैसला करेंगे। जो आदरियाना बता रही है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि उसकी लाश पर ही पहुंचेंगे।
अगर तुम्हारे हाथ में हुआ तो यकीनन लाश पर ही पहुंचेंगे। आप एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर से बात करें कि उन्होंने डिलीवरी की डिमांड की है या नहीं? मैंने साथियों से कह दिया है कि उसे चेक करें। मगरिब से मशरिक की डिलीवरी ज्यादा अहम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, आप किताब खाने कब आ रहे हैं? आप ही की तरफ आ रहे हैं। ठीक। एक महीने पहले निगरानी के तहत हमलो नकल या वही डिलीवरी की दरख्वास्त दी थी। तय हुआ है कि एक ट्रेलर के साथ कि जिसकी तफसीलात मौजूद हैं बाशुमाक बॉर्डर से ईरान में दाखिल होगा और मीर जावा के बॉर्डर से ईरान से निकलेगा और पाकिस्तान की तरफ जाएगा। सामान क्या है? बिल में तो लिखा है कि गाड़ियों का तेल है। उनका तरीका क्या है? मैंने आरियाना के पासपोर्ट पर किए गए मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र से एक ग्राफ बनाया है। उसने बहुत सी जगहों का सफ़र किया है, सबसे ज़्यादा कनाडा का। उसके पास जो अफ्रीकन पासपोर्ट है उसके ज़रिए वो एक खैराती इदारे की रुकन है। असल सवाल यह है कि वो सामान को चोरी छुपे कैसे उतारेंगे। क्या तुम उनके जीपीएस फ्रीक्वेंसीज तलाश कर पाए? इतना आसान काम नहीं है, ये सादा कारोबारी अंदाज नहीं है। अगर आप कहें तो एक अपनी तरफ से लगा देते हैं। नहीं, ये बहुत रिस्की होगा। फ्रीक्वेंसीज के आपस में टकराने से वो समझ जाएं कि हम उनके पीछे हैं। ये बताएं कि ट्रेलर का ड्राइवर जानता है कि असल सामान क्या है? यकीनन। आखिर वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बहुत माहिर है। बस जब तक ट्रैकर काम नहीं करता उसे अपनी नजरों के सामने ही रखना होगा। इंजीनियर से कहो कि जल्दी करें। वो बेचारा तो पीछे वाली गाड़ी में काम में ही लगा हुआ है। इंजीनियर, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। क्या तुम्हें जीपीएस की फ्रीक्वेंसीज मिली? कोशिश कर रहा हूँ ताकि ढूंढ सकूं। बहुत अच्छे। शहीद कमाल 900 से मेरी आवाज़ आ रही है? तुम्हारी आवाज़ भी आ रही है और ट्रैकर की बीप की आवाज़ भी आ रही है। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? वो अभी तक खाने के लिए कहीं रुके नहीं है। उनका नहीं पूछा है। जब तक वो नहीं रुकेंगे हम कैसे रुक सकते हैं? हमें तो आसमानी दस्तरखान का इंतजार करना होगा। मैं कह देता हूँ कि तुम्हें खाना पहुँचा दे। जरूरत नहीं है, एक जगह रुके थे, डीजल भरने के लिए हमने भी थोड़ा सा बहुत खा लिया था। अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो यकीनन अंधेरे में करेंगे। वो रुक गए, तुम भी रुक जाओ। रुक जाओ। ऑपरेशन टीम उनके पास भेज दूं? नहीं, इस जगह पर कोई और रास्ता नहीं है। खाम माल ये लोग हाईवे पर तो नहीं उतार सकते। साथियों, खूब गौर से सुनो, देखो कोई गाड़ी से उतरा है क्या? बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने है, लेकिन कोई भी उतरा नहीं है। ये लोग सामान को तेहरान के अतराफ में उतारते हैं। ये रुकना बगैर वजह के नहीं है, ये उनकी कोई अलामत है, यानी ये कि यहाँ तक खैरियत से पहुँच गए और सामान उतारने के लिए तैयार है। ये एक और अलामत भी है, इस जगह से आगे जैसे ही हाईवे से निकलेंगे फिर ट्रक को बंद करने वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। साथियों, तैयार रहो, एहतमालन सामान तेहरान के अतराफ में उतारेंगे। मैं हिफाजती टीम को भेजवा रहा हूँ। याद रखना कि काम बिल्कुल ठीक और सही तौर पर अंजाम देना है। वो लोग भी पूरी हिफाजत के साथ दावत से बाहर जाएं, समझ गए?
समझ गए, हम मुंतजिर हैं। ट्रक गया, तुम भी चलो। ठीक है। वो कच्चे रास्ते में उतर गया है। आहिस्ता चलाओ, वहाँ आगे किनारे पर लगाओ। ठीक है। यहीं पर रुक जाओ। रजा, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जी, मैं उतर रहा हूँ। तुम भी मेरे पीछे आओ और सामान भी साथ लेकर आओ। जी। यहीं पर रुको। ठीक है। वायरलेस मुझे दो। ये पकड़ो। ट्रेलर स्टोर के नजदीक रुका है। ड्रम जो पहले से तैयार शुदा थे बिल्कुल उन्हीं ड्रम्स के साइज और शक्ल के हैं कि जो ट्रेलर में है। यकीनन हम वज़न भी होंगे, लेकिन एहतमाल यह है कि उसमें पानी या फिर बिल के मुताबिक गाड़ियों का तेल है। रुको जरा। जो ट्रक से उतारे थे ड्रम उन्हें फिर से अंदर चढ़ा रहे हैं। क्या मतलब, क्या करें? कुछ नहीं, नॉर्मल है। ये लोग चाहते हैं कि सड़क से निकलते वक्त कस्टम स्कैन के वक्त वही दिखाएं जो दाखिल होते वक्त दिखाया था। सुन लिया, लेकिन सामान चढ़ाने के बाद एक टीम बॉर्डर तक उनके साथ जाए तो अपनी टीम के साथ असली सामान के पास रहो। समझ गए? जी समझ गया। मैं भी कोशिश करता हूँ जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। आमिर, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जी। ट्रेलर चल पड़ा है, उसका पीछा करो। बहुत अच्छा। हो गया? हाँ, सब ठीक है।
वॉशिंग पाउडर पाकसार वश के कारखाने वालों की इंक्वायरी करो। मुतमईन हो? जो कुछ टैग पर लिखा है उसकी इंक्वायरी में कोई नुकसान नहीं है। अगर उसका कोई वजूद ही ना हुआ तो जरूर ये कोई धोखा है। ठीक है। बज़ाहिर एक खतरनाक थ्योरी अमल के मराहिल में है। शवाही से पता चलता है कि पाक यूरोप बमुकाबले आलूदा मिडिल ईस्ट की थ्योरी सिर्फ एक फर्जिया नहीं है। इन हालात में इस तरह की थ्योरी पर अमल के नताइज सख्त होंगे। अगर ये सच है तो ये ऐलान जंग है। अब आपका मशवरा क्या है? इसके इस्बात के लिए अभी से प्लानिंग करनी होगी। शायद हम उनके रास्ते को नाबूद करने पर मजबूर हो जाएं और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दें कि इसका मतलब है मिडिल ईस्ट के खिलाफ एक भरपूर जंग। एंटी नारकोटिक्स नेटो के बारे में भी सोचा जा सकता है। मेरे ख्याल में तो आप लोग ज्यादा ही संजीदा हो गए हैं। हमेशा हमें मनशियात की पैदावार का मुलजिम ठहराते हैं और खुद इस काम का खाम माल बेचते हैं। मनशियात के गैंग के खिलाफ जंग या मुकाबले का कोई इम्कान भी नहीं देते। सदर मुमलिकत के नाम एक खत लिखें और इसमें ये वजाहत करें कि अभी तक इसका इस्बात नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि हमें कोई गलतफहमी ना हुई हो। अगर ये बात सही है तो बहुत बड़ा अलमिया आने वाला है। تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه، پر زخمه ترکش و خمپاره است،